नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि G20, जी हाँ, अभी जो हाल ही में आपके भारत में संपन्न हुई है, जिसकी मेज़बानी 2023 G20 की मेज़बानी भारत देश ने की है। तो आइए जानते हैं कि क्या रहा इस पूरे G20 में, और ये G20 एक संस्था है क्या इसका महत्व है और क्यों यह भारत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण रहा। तो सबसे पहले देखिए, आप इस लोगो को देख लीजिए जो G20 का रहा। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कलर देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये कमल का फूल है। जी हाँ दोस्तों, ये कमल का फूल है, और इसके ऊपर आपका क्या है, ये पूरा विश्व का जो ग्लोब है ये रखा हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही बता दी कि G20 का जो ये पूरा आपके भारत में हुआ, इसकी पूरी अगर आप देखेंगे तो यह देखने में इसका लोगो कुछ इस प्रकार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि G20 है क्या। तो देखिए, G20 के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो G20 की स्थापना इसकी 1999 में हुई थी। जी हाँ, G20 की स्थापना आपके 1999 में हुई थी। और देखिए, G20 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। देखिए किस प्रकार, आप अगर देखेंगे कि विश्व की कुल GDP का, यानी कि जो विश्व की GDP क्या होता है, जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है, वो GDP के द्वारा क्या है, गणना की जाती है। तो विश्व की कुल जो GDP है उसका 80%, यानी कि अगर 100% पूरे विश्व का मिला करके GDP है, तो इन जो 20 देश हैं, जो इसमें 20 देश हैं, ये कितना, ये उसका 80% भाग अकेले लेते हैं। यानी कि 20% में बाकी सारे देश हैं, बाकी इन्हीं 20 देशों द्वारा 80% जो है क्या भाग रखा गया है पूरे विश्व का। ये जो है विश्व की 2/3 जनसंख्या रखते हैं। यानी कि आप देख ही सकते हैं, भारत, चीन जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश जब इसके भाग हैं तो 2/3 तो बहुत ही आराम से हो सकता है। और साथ ही साथ विश्व के कुल व्यापार का 75%, यानी कि आपके विश्व में जितना व्यापार होता है, देखिए GDP और व्यापार अलग चीज़ है। GDP आपके जो है एक अलग टर्म्स के हिसाब से उसके गणना करने का तरीका अलग है, लेकिन व्यापार जो होता है उसका गणना करने का तरीका अलग है। तो हम इसमें ना बसते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी क्या, इसकी क्या खासियत है और क्या हमें यहाँ से आंकड़े जानने की ज़रूरत है, जो हमारी जानकारी के लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको बताया इसके सदस्य देश देखा तो 19 देश हैं, और यूरोपियन यूनियन, आपको पता है यूरोपियन यूनियन में कई कंट्रीज, उनको मिला करके जो है क्या एक देश माना जाता है। और साथ ही भारत, चीन, अमेरिका जैसे अन्य देशों को मिला करके कुल जो है 19 देश इसके अन्य सदस्य देश है। ठीक है, उन्हें सदस्य देश कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत जानना, जैसे भारत को जो है जब अध्यक्षता मिली तो भारत 17वां देश रहा जो इसकी अध्यक्षता पाया। कौन सा 17वां देश था? ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि किसके पास था, इंडोनेशिया के पास था। किसके पास? इंडोनेशिया के पास जो इससे पहले था। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बाद ये किसके पास आया, 17वें देश के रूप में भारत के रूप पास जो है ये अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई, जो कहाँ पर आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई। और उस जहां पर आयोजित की गई उसका नाम क्या रखा गया, भारत मंडपम। क्या रखा गया, भारत मंडपम। ठीक है, ये चीज़ें देखिए, ये जो है आपके जानने की चीज़ें हैं। ठीक है, और 2008 से क्या है, जो G20 का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है वो रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक देश को मिल गया तो फिर नहीं, जब तक पूरे 20 देशों को एक बार पुनः सर्कल नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक उस देश को दोबारा अध्यक्षता नहीं मिलेगी। ये जो है इसी को रोटेशन बेसिस कहा जाता है। ठीक है, देखिए भारत को ये 2023 की जो अध्यक्षता है ये प्राप्त हुई, लेकिन भारत इससे पहले भी 2021 और 22 में भी प्रयास कर चुका था किसके लिए, अध्यक्षता पाने के लिए, लेकिन वह उन 2 सालों में अध्यक्षता नहीं पाया था। उन 2 सालों में अध्यक्षता किसी अन्य देश द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखिए, भारत के बाद आप पूछेंगे तो 18वें देश के रूप में आपका कौन सा, ब्राज़ील करेगा। फिर 19वें देश के रूप में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका करेगा, और 20वें देश के रूप में यहाँ पर अमेरिका करेगा। तो अभी अमेरिका, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका भारत के बाद जो है अन्य 3 देश होंगे जो मेज़बानी करेंगे, और इस प्रकार पूरे G20 का एक सर्कल जो है 20 देशों का एक सर्कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए भारत द्वारा जो ये G20 आयोजित किया गया, इसका थीम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका थीम था क्या, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो आपके क्या महाउपनिषद से लिया गया। ठीक है, ये आपके महाउपनिषद से लिया गया है। अगर आपका इंग्लिश में पूछा जाए थीम क्या था, तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। क्या था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इसमें ई नहीं होगा। ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। देखिए जो भारत में अभी आपकी G20 की बैठक हुई थी, इसमें 20 देशों के 17 देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भाग लिए थे। उनमें जैसे आपको पता ही है कि चीन के, रूस के और मैक्सिको के थे। इन 3 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं शामिल हुए थे अपने अपने कारणों से, इसलिए 20 देशों के 17 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। बाकी 3 जो आए थे वो उनके प्रमुख, जैसे चीन के जो है
प्रधानमंत्री आए थे। रूस ने अपने जो है महत्वपूर्ण एक मंत्री को भेजा था और मैक्सिको ने भी अपने किसी महत्वपूर्ण मंत्री को भेजा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में 9 देशों को क्या एक जो है स्पेशल गेस्ट के रूप में निमंत्रण दिया था। ये इसके सदस्य नहीं है। आपको पता है कि केवल 20 ही देश जो है इसके सदस्य हैं अभी, लेकिन आप देखे होंगे कई देश जो है वहाँ पर उपस्थित थे भारत की अध्यक्षता में जो G20 की बैठक हुई। तो उनमें 9 देश ऐसे थे जो केवल मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे कि आप कोई जो देश मेज़बानी करता है उसे अधिकार होता है कि वह अपने जो भी उसे अच्छा लगे उन देशों को वो क्या जो है बुला सकता है, किस लिए, अब एक विशेष गेस्ट के तौर पर अपनी मेज़बानी को और अपने रिश्तों को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वो 9 देश कौन से थे आपको जानना चाहिए। बांग्लादेश, कॉमरोस, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, रवांडा, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। तो ये 9 देश थे। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, और आपको ये भी देखने को मिला ये सब वहाँ उपस्थित थे। यूएई के भी आपको देखने मिला होगा कि जो वहाँ के सुल्तान है वो आए थे। देखिए निष्कर्ष क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे जानने के लिए जो भारत के लिए गौरवशाली क्षण रहा वो क्या निकल के आया। तो गौरवशाली जो क्षण थे जो भारत जो हर प्रतिभागी और हर भारतवासी को जानना चाहिए वो क्षण रहे कि यहाँ पर एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो है अंतिम में सभी देशों द्वारा क्या साइन किया गया। देखिए आज तक एक चीज़ इतिहास रहा है कि G20 की जब भी बैठक, अभी तक का इतिहास ये रहा है कि जब भी संपन्न हुई है एक डिक्लेरेशन जरूर जो है अंतिम में निकला है कि यानी कि उस देश की अध्यक्षता में क्या क्या चीज़ें निकल कर के आई हैं और उस देश की अध्यक्षता में किन चीज़ों पर सहमति बनी है, किन चीज़ों पर आगे काम करना है। इन सारी चीज़ों का एक रूपरेखा जो है एक मसौदा तैयार होता है जो डिक्लेरेशन के द्वारा साइन किया जाता है, उस पर सभी देशों द्वारा हामी भरी जाती है और वही फिर अगले देश द्वारा जब मेज़बानी की जाती है तो उसे आगे बढ़ाया जाता है, या जो इस देश की मेज़बानी में संभवतः सफल हो जाता है उसको जो है इन देशों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है कार्य के संपन्न करने के लिए। समझ गए आप? अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस पॉइंट को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता। जी हाँ देखिए भारत देश की अध्यक्षता में बहुत बड़ी यहाँ चीज़ है, जैसे आपको पता है G20, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर G20 जो है देश यानी कि 19 और प्लस 1 क्या यूरोपियन देश था, लेकिन अब यहाँ पर जैसे यूरोपियन यूनियन देश था वैसे ही अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता मिल गई। और अफ्रीकन यूनियन में तो भैया 55 देश है, अब यूरोपियन यूनियन से तो ज़्यादा ही देश है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी खैर इसका नामकरण तो अभी नहीं हो पाया, अभी इसे G20 प्लस कहा जाएगा या G21 कहा जाएगा। अभी इस पर कुछ बात नहीं बन पाई है कि आगामी समय में इसे क्या कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे G20 ही नाम दिया जाएगा। और भारत की अध्यक्षता में जो है क्या अफ्रीकन यूनियन जो है इसका सदस्य जो है बन चुका है। ये चीज़ इस भारत की मेज़बानी में एक चीज़ निकल के आई और बहुत बड़ा क्षण होता है कि हमारे देश की मेज़बानी में किसी नई देश को सदस्यता मिली, क्योंकि जब भी G20 का इतिहास लिखा जाएगा उसमें ज़रूर लिखा जाए किसने अध्यक्षता की थी, क्योंकि आपको पता है जब कुछ अच्छा होता है तो उसमें देखा जाता है कि ये हुआ था, कहाँ हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। बहुत अच्छी चीज़ है भारत के लिए कि हमने किसी एक अन्य देशों को जोड़ा। उसका देखिए इस G20 की बैठक में मोदी जी द्वारा जो है हमारे देश के जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, इन लोगों के द्वारा जो है एक वैश्विक बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया। इस अलायंस में ये बातें कही गई, देखिए समझिएगा, इसमें ये बातें कही गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये सुझाव दिया कि जो विश्व में जो पेट्रोल यूज हो रहा है उस पेट्रोल में 20% क्या एथेनॉल मिलाया जाए। एथेनॉल आप जानते हैं ना कि हमारे भारत में अभी 10% है, लेकिन 2025 तक हमारा लक्ष्य क्या रखा गया है कि हम 20% एथेनॉल मिलाएंगे। ठीक है, इसलिए आप जो गाड़ियां देख रहे होंगे वहां पर जो है E20 ऐसे देखिए आपके स्टिकर लगा होता है जहां आपकी फ्यूल टैंक होती है, वो ये बताता है कि 20% एथेनॉल का मिक्सचर जो है इसमें भविष्य में किया जाएगा, जिसके लिए यह गाड़ी उपयुक्त है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो नई गाड़ी आ रही है उसमें E20 ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा सभी देशों को कि हम जो अपना पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसमें 20% एथेनॉल का मिक्सचर किया जाए। इससे हमारा 2 फायदा होगा, एक तो जो हमारे तेल को लेकर के जो ये है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो कम होगा, और साथ ही साथ जो वेस्ट होते हैं, जैसे आपको पता है जो एथेनॉल होता है ये कैसे बनता है, ये आपके जैविक चीज़ों से ही बनते हैं। तो इससे क्या जो ये वेस्ट जा रहे हैं इसका भी हम उपयोग करके कुछ अच्छी चीज़ें बना सकेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन कौन देश शामिल थे, तो इसमें देखिए आपके जो है जो ये आपका
बायोफ्यूल वाला हुआ है। इसमें काफ़ी देशों, जैसे इसमें आप फ़ोटो देख लीजिए, इसमें यूएई के हैं प्रधानमंत्री जी हैं, यूएस के थे, उसके बाद जो है आपके क्या नाम है बांग्लादेश के, ऐसे करीब 6-7 देशों ने अभी जो है इस पर हामी भरी। अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये G20 की दिल्ली समिट में इसकी शुरुआत हुई, अभी तो इस पर बहुत कुछ होना है। जैसे भारत, आपको पता ही है ऑलरेडी जो सोलर अलायंस है उसका क्या भारत और फ्रांस ने मिलकर चालू किया था, और आज इसमें कितने सारे देश जो जुड़ सके हैं। वैसे वैश्विक बायोफ्यूल अलायंस अभी यहाँ पर शुरुआत, से धीरे धीरे कई देश इसमें जुड़ेंगे। लेकिन आपको क्या जानना है कि क्या क्या है ये अलायंस और किस लिए बनाया गया है और क्या इसका लक्ष्य रखा गया। तो लक्ष्य यही है कि सभी देश 20% जोड़ें, जिससे हमारा क्या है उत्सर्जन कम हो और साथ साथ जो वेस्ट जा रहा हो वेस्ट ना जाए। ठीक है, उसके बाद वन अर्थ। जी भैया, मोदी जी ने वन अर्थ की बात की। अब आप कहेंगे वन अर्थ क्या है। देखिए, वन अर्थ के अंतर्गत मोदी जी ने ये कहा कि हम एक जो है सैटेलाइट बनाएं, हम एक सैटेलाइट बनाए, उस सैटेलाइट के द्वारा जो है जो जितने G20 कंट्रीज़ हैं उनका क्या किया जाए, उनके पूरे चीज़ों का निरीक्षण किया जाए कि जिससे क्या हो। देखिए आप समझिए, उन्होंने कहा कि जब हम सैटेलाइट मिशन जब छोड़ेंगे तो इससे जो G20 के देश हैं वहाँ पर जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट यानी कि वातावरण और वहाँ के मौसम संबंधी जो ऑब्जर्वेशन है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से क्या होगा कि सभी देश जब मिल करके काम करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में क्या हो पाएगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में वो अपने आप को अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, जहाँ एक कहते हैं ना एकता में ताकत है, और जब 20 देश मिलकर काम करेंगे, इसे मान के चलिए अभी आप एग्जांपल के लिए चीन है और भारत है, एक बात मान लीजिए, अगर चीन और भारत मिल करके क्लाइमेट से लड़ने की सोच लें तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी, कम से कम बहुत बड़ा जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो बहुत हद तक रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर चीन और भारत मिल करके किसी एक चीज़, मान के चलिए ये सोच लें कि हम 20% एथेनॉल मिला रहे हैं। देखिए, अगर ये दोनों देश ही मिल के एक शुरुआत कर देना तो कितनी गाड़ियों का उत्सर्जन कम हो। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से हम इसे रोक पाएंगे, हम अचानक से क्लाइमेट चेंज को नहीं रोक सकते, इसीलिए हमें धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है, क्रिप्टो रेगुलेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंसिंग को। देखिए क्रिप्टो, यहाँ पर जो G20 की जो इसमें देखिए G20 की अलग अलग तरीके की बैठक होती है। जैसे इसमें मिनिस्ट्री, जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा बैठक होती है, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की सभी G20 देशों की बैठक हुई थी, उसमें भारत देश ने ये सुझाव रखा कि जो क्रिप्टो करेंसी, आप जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, इसके बारे में उम्मीद करता हूँ जानते होंगे। तो क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने ये कहा, देखिए इसे कोई एक देश जो है अगर चाहे कि हम इसे जो है नियंत्रण लगा ले तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए सभी देशों को मिल करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है कि जब तक सभी संगठित होकर नहीं करेंगे इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी कोई एक सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं है, ये हर जगह से जो है अपना वर्क करता रहता है। तो इस बारे में भी G20 की बैठक में भारत द्वारा ये रखा गया, जिस पर सभी देशों ने अभी सहमति जताई है। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। जी भैया देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बात कही गई कि देखिए जैसे भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि सभी के बैंक खाते हो, सभी जो है बैंक से डायरेक्ट जुड़े, उन्हें लोन लेना हो तो बैंक से मिल जाए, मतलब वो इधर उधर ना भटके। तो इसी के लिए भारत जैसे कई, भारत तो अभी जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है इससे पीछे कई देश हैं, तो भारत को जो है इसका को होस्ट बनाया गया है। ठीक है, भारत को इस को होस्ट बनाया गया है। इस को होस्ट के अंतर्गत ये रखा गया है कि भारत जो है जो विश्व में अन्य देश है उनको ये सहायता करेगा कि कैसे वहाँ पर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। जी हाँ, क्या कैसे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल यानी कि लोगों को कैसे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। ठीक है, और इसका लक्ष्य रखा है विश्व के देशों ने कि 2026 तक हम अपने अपने देशों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण कर देंगे। तो इसके लिए क्या है, इस 2026 के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भारत को इसका क्या को होस्ट बनाया गया है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन से भी था। देखिए एक छोटी छोटी चीज़ों को जो जरूरी है, जो एक परीक्षा की दृष्टि जो आपको जानना जरूरी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए और देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ हुई, पहली बार भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बार यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ ये निकल कर आई कि पहली बार इन जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने ये कहा कि जो $100 बिलियन इन्होंने देने की बात कही थी जो डेवलपिंग कंट्रीज को, उन्होंने कहा हम इससे पूरा करेंगे और 2023 से जो है इसकी शुरुआत होने जा रही है। खैर इसका शुरुआत तो 2020 से ही होना था, लेकिन अभी तक डेवलप कंट्रीज पर आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो फाइनली भारत की G20 अध्यक्षता में इस पर पहली बार ये सहमति बनी और डेवलप कंट्रीज जब $100 बिलियन जो उन्होंने पहले बात कही थी वो 2023 से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम और भी अधिक जो है सहायता करेंगे, ऐसी बात भी इन्होंने कही है।
वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा, जी भैया इसी G20 की मिनिस्ट्रियल बैठक में जो मंत्रालयों की बैठक होती है, मैंने आपको पहले बताया। आप देखोगे इसके पहले जो है कई देशों के शेरपा आते रहे होंगे, कई देशों के जो है मंत्रालय आते, तो अलग अलग जगहों पर भारत की G20 बैठक होती रही, आपके यूपी में, आपके अन्य अन्य जैसे राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में, तो वहाँ सब इन्हीं सब विषयों पर अलग अलग समय पर चर्चा होती थी, ठीक है। तो इसमें वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के अंतर्गत देखिए क्या हुआ, आपकी इसी 12th G20 जो मीटिंग हुई थी, 12th G20 मीटिंग हुई थी जो एग्रीकल्चर से संबंधित थी, उसमें ये निर्णय लिया गया, जो सारे देशों के यहाँ पर जो है चीफ आए हुए थे, जो अपने एग्रीकल्चर चीफ थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमें ये इस पर फोकस देना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र जो यूरिया है उनका सही से उपयोग करें, और जिससे एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़े, और साथ ही साथ क्या इसके द्वारा जो हम सॉइल हेल्थ है यानी कि जो मिट्टी है उसकी क्या कर सकें, मिट्टी के हेल्थ को यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी हम सही तरीके से सस्टेनेबल तौर पर आगे ले जा सकें। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि आज भी यूज कर सके, कल भी यूज ना कर सके, ऐसा नहीं कि बस आज यूज कर लो कल का छोड़ो, वो नहीं, क्योंकि आज भी जिंदा रहना तो कल भी जिंदा रहना है ना। इन्होंने ये बातें कही थी, तो ये भी जो है आपके भारत की G20 बैठक, G20 समिट में निकल कर आया है। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए ध्यान समझिए, किसी शॉर्ट फॉर्म में वैसे अभी जो आईमेक कहा गया, आईमेक, इसमें ये कहा गया है कि भारत, देखिएगा आप समझिएगा, भारत हो गया आपका यहाँ पर, भारत से कोई चीज़ मान लीजिए निकलेगा, जैसे आपका भारत देश देख रहे हैं मैं, भारत से कोई चीज़ आपके क्या जल मार्ग द्वारा जाएगा, जल मार्ग द्वारा वो क्या नाम है, वो आपके पहुँचेगा जो अरब कंट्रीज है, ठीक है। अरब कंट्रीज में पहुँचने के बाद वो वहाँ से जो है कैसे जाएगा, फिर वो वहाँ से आपका वहाँ पर रेल नेटवर्क के जरिए या फिर रोड के जरिए वो फिर निकल करके जाएगा आपका कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से होते हुए फिर वो कहाँ जाएगा, आपके जो आपके अफ्रीका के उत्तरी छोर पर देश है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें दो कॉरिडोर को सम्मिलित किया गया, एक जो ईस्ट कॉरिडोर, एक जो नॉर्दर्न कॉरिडोर, ठीक है। इन दो कॉरिडोर को जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब भारत देखिए इसमें शामिल देश कौन कौन से आप खुद ही समझ जाएंगे। सऊदी अरब, देखिए अगर आप इन देशों को समझ जाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन की मैंने बात कर दी तो उसमें सारे देश आ गए, बाकी आपका इंडिया हो ही गया, ठीक है, UAE और जर्मनी, इटली, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सारे देशों ने अभी फ़िलहाल जो है जो ये कॉरिडोर बनाने की बात कही, और उसमें हाँ US भी है, माफ़ करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, US भी है, ऐसा नहीं है, US भी है। तो इन्होंने अभी फ़िलहाल जो इस आईमेक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे पूरा नाम क्या, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में अभी इस पर फ़िलहाल आगे बढ़ने के लिए सहमति जारी की है, और ये जो है धीरे धीरे भारत को पूरे यूरोप से जोड़ेगा। और इसे देखिए कोई भी कॉरिडोर बनता है उसका दो ही लक्ष्य होता है, क्या कि हम किस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ा सकें, लोगों का आवागमन सुनिश्चित हो सके, और जो हमारा व्यापार उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, ठीक है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो लाया गया है ये बहुत ही आराम से होगा अगर सभी देशों ने मिलकर काम किया। वैसे भी अभी हो रहा है, बस इसको एक अच्छा रूप देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है इनमें सारे देश देख रहे हैं, इनमें सारे देशों के बीच में अच्छी बनती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इसमें कोई दिक्कत हो। उम्मीद है जल्द ही ये प्रारूप बने और भारत का व्यापार बढ़े और भारत और ज़्यादा अपनी GDP को आगे ले जाए। तो दोस्तों ये थी आज के जो है G20 की बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक नहीं किया लाइक करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपके जो है पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगी। तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड।